हेलो स्टूडेंट्स, मैं शाइन लूथरा। आज मैं आपको कक्षा 6 का अध्याय 5 प्रश्नावली 5.5 का प्रश्न 3 करवाऊंगी। आपके ज्यामिति बॉक्स में दो सेट स्क्वायर हैं। इनके कोनों पर बने कोण के माप क्या है? पहला तो उन्होंने हमसे ये पूछा है। दूसरा पूछा है क्या इनमें कोई ऐसी माप है जो दोनों के उभयनिष्ठ है। दो चीजें पूछी हैं कि दो सेट स्क्वायर हैं, उसके पहले कोनों के कोण बताने हैं और फिर उन दोनों सेट स्क्वायर के अंदर जो कॉमन कोण आ रहा है दोनों का उभयनिष्ठ, यानी कि दोनों को में आ रहा है, वो भी हमें इसमें बताना है। देखो, हमारा जो सेट स्क्वायर है इस तरीके का होता है। एक हमारा और भी सेट स्क्वायर होता है, दो तरीके के सेट स्क्वायर होते हैं, जिसके अंदर एक तो हमारा ये है, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो जो कोने का कोण है वो हमारा कितने डिग्री का बन रहा है, पहले तो हमें ये बताना है। चाहे सेट स्क्वायर किसी भी तरीके का हो, उसका जो कोने का कोण है वो हमेशा हमारा 90 डिग्री का बनता है। ये यहाँ पे जो है हमारा 90 डिग्री का ही कोण बन रहा है, ठीक है। फिलहाल अभी मेरे पास एक सेट स्क्वायर है जिससे मैं अभी आपको समझा रही हूं। अब इसके कह रहे हैं कि ये जो इसके कोने का कोण बताना, अगर कोई और भी सेट स्क्वायर होगा तो उसका भी जो कोने का कोण है वो हमारा 90 डिग्री का ही बनेगा, ठीक है। उसके बाद पूछा है कि उनके अंदर कोई कॉमन, दोनों सेट स्क्वायर के अंदर कोई कॉमन कोण आ रहा है। देखो, अगर ये इधर 90 डिग्री का बन रहा है तो इट मीन से इधर 45 डिग्री का है और इधर भी ये हमारा 45 डिग्री का है, तभी ये हमारा कोने का कोण जो है वो 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। यानी कि अगर हम इस सेट स्क्वायर की बात करें तो 45 डिग्री, 90 और 45 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से इसका मेजर आ रहा है। जो दूसरा सेट स्क्वायर होता है उसके अंदर भी जो कोने का कोण है वो 90 डिग्री का बनता है, लेकिन जो उसके अंदर इधर और इधर का कोण होता है उसमें एक साइड जो है वो 30 डिग्री का बनता है और दूसरी साइड जो है उसमें 60 डिग्री बनता है। फिलहाल मेरे पास अभी वो सेट स्क्वायर नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पा रही, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ दूसरा सेट स्क्वायर होता है उसमें एक साइड 30 डिग्री बनता है और दूसरे 60 डिग्री बनता है। कोने का उसका भी 90 डिग्री की आता है। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, क्या उभयनिष्ठ आ गया? 90 डिग्री जो है वो इसके अंदर उभयनिष्ठ आ गया। तो हम इसमें यही लिखेंगे, इसके कोने पर बने कोणों का जो माप है वो है 90 डिग्री। क्या इनमें कोई ऐसी माप है जो दोनों के उभयनिष्ठ है? इसके अंदर जो 90 डिग्री की माप है वो दोनों में उभयनिष्ठ है, तो इसमें भी जो है वो 90 डिग्री आएगा। या हम इसमें समकोण लिख सकते हैं। समकोण 90 डिग्री का होता है कि जो समकोण है वो दोनों में उभयनिष्ठ है। उसके बाद हम ये देखते हैं, इस आकृति को ध्यान से देखिए। रेखा L रेखा M पर लंब है, यानी कि जो ये रेखा है L उसके ऊपर जो M है ये लंब बना हुआ है इसके ऊपर। क्या CE बराबर है EG? क्या CE बराबर है EG? अब CE जो है यहां से लेकर यहां तक है हमारा, यहां तक, ठीक है। ये हमारा है C, इसके बीच में जो हमारा सिर्फ D आ रहा है। और अगर हम E से लेके यहां से लेके G तक देखें तो इसके बीच में हमारा F आ रहा है, ठीक है। जो हमें CE और EG इक्वल बताना है उसके लिए क्या करेंगे, जो हमारा C से लेके E तक है पहले हम लिखेंगे CD। हमें CE पहले बताना है, तो इसके लिए पहले जो CD है ये C से लेके D तक प्लस हमारा DE। हमें जो देखो C से लेके E तक बताना, उसमें कितने में डिवाइड हो रहा है, पहले C से लेके D तक एक हो गया, फिर D से लेके E तक, इन दोनों को प्लस कर दिया तो क्या बन गया, CE बन गया। ऐसे ही हमें EG बताना है, E और G। अब देखो E से लेके F तक, फिर F से लेके G तक, तो हमारा वो EG बन जाएगा, EF प्लस FG, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा जो है ये हमारा है CD प्लस DE और इधर है हमारा EF प्लस FG। अब दोनों के अंदर देखो दो दो इकाई आ रही है, ये भी 2 इकाई हो गई हमारी और ये भी हमारी 2 इकाई हो गई। तो इसका मतलब इसमें भी 2 इकाई है हमारी और इसमें भी। जब दोनों में ही 2 इकाई है तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं। ऐसा नहीं कि किसी में 1 इकाई है और किसी में 2 इकाई है, दोनों में ही 2 इकाई है, इसलिए ये दोनों बराबर हैं। उसके बाद क्या रेखा PE, अब PE रेखा कहाँ है, P और E, ये वाली जो रेखा है, क्या रेखा PE CG यहां से लेके C से लेके G तक को समद्वि भाजित करती है, यानी कि इसको काटती है बीच में से। अब जो रेखा PE है वो CG को समद्वि भाजित करती है या नहीं, हमें ये बताना है इसके अंदर। तो इसके लिए पहले हमें जो C से लेके E तक है और फिर जो E से लेके G तक है, इसका मध्य बिंदु क्या है, E है,
ठीक है। कहां से? सी से लेके ई तक का, ई से लेके जी तक का जो मध्य बिंदु है वो हमारा ई है। और जो पीई है, पीई और जो सी और जी है को समद्विभाजित है, क्योंकि देखो इसका मध्य बिंदु क्या आ रहा है? हमारा ई आ रहा है। जब किसी भी रेखा के ऊपर हम लंब समद्विभाजन, जैसे मान लो ए और बी है, इसके ऊपर मैंने लंब समद्विभाजित किया और ये बीच में एम है और नीचे क्यू है, ठीक है। अब ए बी के ऊपर जो है ये बिल्कुल बीच में सेंटर से होके जा रही है। लंब समद्विभाजित मैंने आपको बताया था, बिल्कुल जो हमारी जो रेखाखंड होती है, मान लो ये 4 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर हमारा इधर होगा, 2 सेंटीमीटर इधर, बिल्कुल बीच में जाती है। यानी कि इसको, इस रेखा को ए बी को जो है वो एम क्यू लंब समद्विभाजित कर रही है, उसको विभाजित कर रही है, उसको 2 हिस्सों में बांट रही है। तो यहां पर भी जो है ये जो पी रेखा है, पी ई जो है, ये पी जो रेखा है वो क्या विभाजित कर रही है? पीई जो है वो सी जी को समद्विभाजित कर रही है। क्यों? क्योंकि सी और ई ये भी मध्य बिंदु है ई के अंदर, और ई से लेके जी तक भी ये मध्य बिंदु है। इसको हम लिखेंगे कैसे? इसको हम ऐसे लिखेंगे, चूंकि सीई बराबर है ईजी के, ये जो सीई है वो ईजी के बराबर है, भी हमने ए पार्ट में इसके किया था। अतः ई जो है वो सीजी का क्या है? मध्य बिंदु है, ठीक है, इसका ये मध्य बिंदु है। अतः पीई, ये जो पीई है वो सीजी का समद्विभाजक है, ठीक है। उसके बाद सी देखते हैं। सी में हमसे क्या पूछा है? कोई 2 रेखाखंडों के नाम लिखिए जिनके लिए पीई लंब समद्विभाजक है। हमें इसके अंदर कोई 2 रेखाखंडों के नाम लिखने हैं जिसके अंदर पीई लंब समद्विभाजक है, यानी कि पीई उसके ऊपर लंब समद्विभाजक बना रहा है, कोई भी 2 रेखाखंड। तो उसमें से हम क्या लिखेंगे? चूंकि डीई बराबर है ईएफ के, ये जो डीई है वो ईएफ के बराबर है, और जो पीई है वो डी और एफ के ऊपर एक लंब समद्विभाजक है, ठीक है। डीई बराबर है ईएफ के, और जो पीई है वो डीएफ के ऊपर लंब समद्विभाजक है। अगर हम दोबारा इसको देखें, 2 रेखाएं बतानी है ना, एक तो हमने बता दिया कि ये डीएफ के ऊपर लंब समद्विभाजक है, दूसरा है जो सीई है वो बराबर है ईजी के, जो भी हमने पहले भी किया था, तो उसके ऊपर भी जो है वो पीई क्या है? लंब समद्विभाजक है। तो 2 रेखाएं कौन कौन सी होगी जिसके ऊपर लंब समद्विभाजक है? एक तो हमने बताई डी से लेके एफ तक लंब, इसके ऊपर रेखा के ऊपर। दूसरी रेखा हमने बताई जी से लेके सी से लेके जी तक, उसके ऊपर पीई लंब समद्विभाजक है, ठीक है। हम इसको ऐसे लिखेंगे, चूंकि डीई बराबर है ईएफ के, अतः पीई और डीएफ का लंब समद्विभाजक है। दोबारा अगर दूसरा जो हमें बताना है, सीई बराबर है ईजी के, उसके ऊपर भी जो पीई है सीजी का, जो पीई है वो सीजी के ऊपर लंब समद्विभाजक है, ठीक है। अब हम डी देखते हैं। इसमें 3 पार्ट है, क्या निम्नलिखित सत्य हैं? इसने पूछा है कि जो एसी है वो बड़ा है एफजी से, यानी कि ये जो है ए से लेके सी ये हमारा बड़ा है एफजी से। देखो अगर हम ऐसे देखें तो ए से लेके सी तक हमारी कितनी इकाई आ रही है? पहले ए बी हमारी 1 इकाई हो गई, फिर बी सी हमारी दूसरी इकाई होगी, 2 इकाई हो गई इसके अंदर, ठीक है। लेकिन अगर हम ई और एफ देखें, हमें जो एफ जी बोला हुआ है तो एफ जी में हमारी सिर्फ 1 इकाई आ रही है, तो इसमें तो हमारी 2 इकाई आ रही है, उसमें हमारी 1 इकाई आ रही है। तो ये तो इसका मतलब ये सत्य है कि एसी है वो बड़ा है। देखो चूंकि जो एसी है वो ए बी प्लस बी सी है, इसमें 2 इकाई आ रही है, और जो एफ जी है उसमें 1 इकाई आ रही है, इसलिए ये सत्य है कि एसी जो है बड़ा है एफ जी से, ठीक है। उसके बाद दूसरा आ जाता है कि जो सी डी है वो बराबर है जी एच के। अब ये जो सी और डी है वो जी और एच के बराबर है, बिल्कुल, क्योंकि इसमें भी सी और डी 1 इकाई है, इसमें जी और एच भी 1 इकाई है। जब दोनों में 1 इकाई है तो ये दोनों बराबर हैं। अब सी डी 1 इकाई है और जी एच भी 1 इकाई है, इसलिए सी डी और जी एच बराबर है, ये सत्य है। उसके बाद थर्ड है बी सी जो है, यानी कि जो ई एच है ये बड़ा है, किससे बड़ा है? बी सी से बड़ा। ई एच हमारा कहाँ आ रहा है? ई से लेके एच तक हमारा यहाँ पे आ रहा है। हम देखते हैं कितनी इकाई आ रही है इसमें। ई से लेके एफ तक 1 इकाई, एफ से जी तक जो 2, और जी से एच तक 3 इकाई आ रही है, ठीक है। और बी सी में सिर्फ 1 इकाई आ रही है, तो ई जी जो है वो बड़ा है, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 इकाई है। बीसी में 1 इकाई है और ई एच में ई एफ, एफ जी और जी एस 3 इकाई है, इसलिए जो है हमारा ई एच जो है वो बड़ा है बीसी से, ये हमारा सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी प्रश्नावली जो है वो हमारी कंप्लीट हो जाती है 5.5। तो यहाँ पे हमारे चारों क्वेश्चन जो कंप्लीट हो चुके हैं,
होपफुली आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।